करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक सोर्सर को देखते हैं जिसका सामान कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं। एक बंदा अब उसे कहने लगता है कि कॉमनर, मरने से पहले अपने मैजिक से हमला करो। ये सुनकर अब वो सोर्सर उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, पर उसका मैजिक काफी कमजोर होता है। उस बंदे को कुछ होता भी नहीं है। ये देखकर सभी लोग अब उस सोर्सर का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वही बंदा फायर बॉल का यूज करके उस सोर्सर के ऊपर हमला कर देता है। वो सोर्सर अब आग में जलता हुआ कह रहा होता है कि ये तो काफी कमाल का है। तो ये है वो मैजिक जो कि एक गिफ्टेड नोबल के पास होता है। मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन ये मैजिक तो काफी खूबसूरत है। अगर मेरी कोई विश पूरी हो तो मैं चाहता हूँ मैजिक को और ज्यादा सीखना। अगले सीन में अब उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने तो काफी सारी मेट्स होती है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और कहते हैं कि ये तो काफी बड़ी है, मुझे अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो फायर बॉल का यूज करता है और वो फायर बॉल काफी ज्यादा ताकतवर होती है। वो पूरे कैसल को ही तोड़ देती है। जिसके बाद हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा सभी को खबर दे रहा होता है कि सोलम किंगडम के 7th प्रिंस का जन्म हो गया है और उनका नाम प्रिंस लॉयड है। जिसके बाद हमें वापिस से कैसल का सीन दिखाया जाता है। टूटी हुई छत को देखकर सभी लोग डरे हुए होते हैं। वहीं पर लॉयड भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और हम लोग को किंगडम का सीन भी दिखाया जाता है। पर कैसल के अंदर सभी मेड अब लॉयड को ही ढूंढ रही है। लॉयड भी सभी मेड से छुपकर वहां से भाग रहा होता है। तभी उसके सामने 2 लोग आ जाते हैं और उसका नाम बुलाते हैं, जिन्हें देखकर लॉयड उनसे कहते हैं कि चुप हो जाओ और प्लीज मेड को मत बताना कि तुम लोगों ने मुझे देखा है। तब एक बंदा उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें हंट में ज्वाइन करोगे? वो ये बात उसे कह रहा होता है, लेकिन लॉयड उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वो बंदा कहता है कि प्रिंस फिर से भाग गए। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि कम ऑन, वो 7th प्रिंस है, वो अपने बाकी भाइयों से काफी ज्यादा छोटा है, तो उसे क्राउन तो मिल ही नहीं सकता है। इसके साथ दोस्ती करने से हमारा क्या ही फायदा होगा। तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि बेवकूफ मत बनो। जब लॉयड का जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद उसने बातें करना शुरू कर दिया था। पिक्चर बुक की जगह तो वो स्पेल बुक पढ़ता था। वो तो अपनी मम्मी का दूध भी नहीं पीता था। कितना ज्यादा अच्छा जेंटलमैन है वो। मुझे तो लगता है कि प्रिंस लॉयड ग्रेट विलियम बोर्डेक्स का पूर्ण जन्म है। तो दूसरा बंदा कहता है कि विलियम सोर्सरी का फादर था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि लॉयड उसका रिइंकार्नेशन हो। वहीं अब लॉयड कहते हैं कि हाँ, मेरा सही में पूर्ण जन्म हुआ है, पर पिछले जन्म में मैं बस एक कॉमनर था। पता नहीं कि क्यों मेरी मेमोरीज अभी भी मेरे साथ ही है। और आखिर मेरा जन्म एक रॉयल फैमिली के 7th बेटे के तौर पर कैसे हुआ है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही सेम फिलोसफी को फॉलो करूंगा जो कि मैं पिछले लाइफ में करा करता था, और वो है कि ये जानना कि इस पैलेस के अंदर कितना कमाल का मैजिक डिस्कवर हो सकता है। मुझे बस यही चाहिए। लॉयड अब एक लाइब्रेरी में आ जाता है और कहते हैं कि ये कितना कमाल का कलेक्शन है, ऐसी बुक सोलम मैजिक एकेडमी में ही मिलती होगी। वो अब एक बुक को निकाल कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसे कहती है तो तुम यहाँ पर हो। हम लोग को पता चलता है कि इस लड़की का नाम है सिल्फा। और अब अचानक से ही लॉयड और सिल्फा तलवारबाजी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लॉयड कहते हैं कि मैं 7th प्रिंस हूँ, मुझे लगता है कि मैं किंग बन पाऊंगा, तो मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या ही जरूरत है। जिस पर सिल्फा उसे कहती है कि रॉयल सक्सेशन से ज्यादा भी लाइफ में और कुछ है। रॉयल फैमिली के मेंबर होने के तौर पर तुम्हें तलवारबाजी आनी चाहिए। मुझे तुम्हारा टीचर बनाए हुए 3 साल हो गया है और तब से ये मेरी जिंदगी का पर्पस बन गया है, तुम्हें तलवारबाजी सिखाना। ये सुनकर लॉयड अपने मन में कहते हैं कि अगर मैंने सिल्फा को अच्छी सी तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो मुझे शाम तक ट्रेनिंग देगी। इसके बाद वो लोग वापस से तलवारबाजी शुरू करते हैं। सिल्फा लॉयड की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी कमाल के हो, तुम हर दिन ही ग्रो कर रहे हो। तब लॉयड मन में कहता है कि सिल्फा हमेशा ही होल्ड बैक करती है, और ऊपर से इस समय पर मैं कंट्रोल टाइप मैजिक यूज कर रहा हूँ जो कि सिल्फा के हर मूव को ट्रेस करता है। तो ऐसा है कि सिल्फा अपनी कॉपी से लड़ रही है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाकर बुक पढ़नी है जल्दी से। हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग सेम तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी लॉयड कहता है कि हम दोनों के बीच में हाथ की ताकत, स्टेमिना और हाइट का गैप है। इस वजह से मैं हमेशा डिसएडवांटेज में रहता हूँ और हार जाता हूँ। तो इसलिए मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और एक अलग चीज करने वाला हूँ और कंपनसेट करने के लिए चीटिंग करने वाला हूँ। इसके बाद लॉयड बायोटिक ग्रोथ का यूज करके फिजिकल एनहांसमेंट कर लेता है, इससे कि वो हल्का सा लेविटेट कर पा रहा होता है, जिससे कि वो सिल्फा की हाइट तक पहुंच जाता है और अब उसे काटे के टक्कर देता है। ये देखकर सिल्फा काफी हैरान होती है। लॉयड अब मन में कहता है कि हम लोग के बीच में अब गैप नहीं है, हम दोनों बराबरी के हैं। और जब भी तुम अपनी कॉपी से लड़ रहे होते हो तो तब क्या होगा जब तुम्हारा अपोनेंट अचानक से डिफरेंट मूव करेगा। तो ऐसा बोलने के बाद लॉयड उसकी कॉपी करना बंद करता है और अचानक से वो उसके पीछे आ जाता है और वो पीछे फाउंटेन का स्प्रिंग की तरह यूज करता है और काफी तेजी से सिल्फा की तरफ आता है और कहते हैं कि सिल्फा मुझे माफ करना, लेकिन मुझे रीडिंग करने जाना है। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी सिल्फा उसके अटैक को रोक लेती है। ये देखकर लॉयड हैरान हो जाता है। तभी सिल्फा उसे कहती है कि आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा फुर्ती दिखाकर लॉयड की तलवार को उसे छीन लेती है। वह उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ये नोटिस नहीं करूंगी कि हमारी रीच के बीच में कितना डिफरेंस है। तुमने अपनी वुडन स्वॉर्ड को भी ग्रो कर दिया जिससे कि वो मुझ तक पहुंच पाए, और तुमने लेविटेट का यूज किया जिससे कि तुम मेरी हाइट तक पहुंच जाओ। तुम तो काफी कमाल के और टैलेंटेड हो लॉयड। वह उसे गले लगाकर कहती है कि तुम कमाल के इसलिए क्योंकि तुम एक ही बारी में 2 स्पेल यूज कर पा रहे हो, और मैजिशियन भी ये काफी मुश्किल से कर पाते हैं। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से ग्रो कर सकते हो। ये सुनकर लॉयड मन में कहता है कि लगता है सिल्फा ने नोटिस नहीं करा कि मैं फिजिकल एनहांसमेंट और कंट्रोल मैजिक भी यूज कर रहा था, तो इसका मतलब मैं एक ही बार में 4 स्पेल यूज कर रहा था। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे सिल्फा को बताना चाहिए। अगले सीन में हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि सभी मेट्स के साथ नहा रहा होता है। लॉयड कहने लगता है कि मैं अकेला नहा सकता हूँ,
मुझे जाने दो। पर सिल्फा उसे जाने नहीं देती है और कहती है कि अगर तुम जाओगे तो जाकर सीधा बुक पढ़ने लग जाओगे और नहाओगे नहीं। ये सुनकर लॉर्ड कहते हैं कि हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे बस मैजिक को स्टडी करना है। तभी दूसरी मेड उसे कहती है कि अगर तुम बुरे बच्चे बनोगे और बात नहीं मानोगे तो फॉरबिडन लाइब्रेरी में जो डीमन है वो तुम्हें खा लेगा। तो अब लॉर्ड कहता है फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक डीमन है? तो कहते हैं हाँ, काफी सालों पहले सोलोम पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला था। काफी सारे मेजेस ने अपनी जान गंवा दी एक डीमन को बुक के अंदर सील करने में। उस डीमन का नाम था ग्रिमोर। तो सिल्फा कहती है कि वो बुक तो कैसल के फॉरबिडन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के अंदर सील है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ बस एक कहानी है। प्रिंस लॉर्ड इतनी बचकानी से स्टोरी से थोड़ी डरेंगे। जिस पर सारी मेड कहती है हाँ। तभी एक मेड लॉर्ड से कहती है कि आज रात तुम मेरे बेड में सो जाना। ये सुनकर सभी मेड गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है नहीं, लॉर्ड हमारे साथ सोएगा। इन सब की लड़ाई में लॉर्ड वहाँ से भाग जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि कैसल के नीचे एक फॉरबिडन लाइब्रेरी है। अगले सीन में रात में अब लॉर्ड उसी लाइब्रेरी के पास आता है, अपने ऊपर कंसीलमेंट मैजिक लगा लेता है जिससे कि वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद लाइब्रेरी के गार्ड को दिखाया जाता है। एक गार्ड को अब नींद आ रही होती है तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि सो मत जाना, हमें यहाँ पर गार्ड करना होगा क्योंकि इस फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा मैजिक है जो कि पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है और तो और एक पावरफुल डीमन को भी यहाँ पर सील कर रखा है। वहीं पर लॉर्ड तो इनविजिबल मैजिक का यूज करके नीचे चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर। वहीं वो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी को पास करके इस लाइब्रेरी में नहीं जा सकता है और अगर वो अंदर घुस भी जाएगा तो 10 मेजेस ने मिलकर एक पावरफुल सीलिंग मैजिक लगा रखी है एंट्रेंस पर, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। हम लोग अब लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को यूज करके नीचे आकर उसी सील को तोड़ देता है और अब उस लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा था और मुझे पता नहीं था कि इस कैसल के अंदर ये वाली कमाल की जगह भी है। लॉर्ड अब वहाँ पर आकर अलग अलग बुक पढ़ने लगता है और कहते हैं कि मुझे बाद में जाते समय एंट्रेंस पे लगे बैरियर को रिप्लेस करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस जगह को तो अच्छे से देख लूं। तभी अचानक से एक बुक उड़कर वहाँ इधर से उधर आने लगती है। उस बुक में से एक छवि निकलती है जो कि लॉर्ड से कहती है कि मैं ये देखकर काफी इंप्रेस हुआ कि तुम डोर की सील को तोड़ पाए। वैसे मैं ग्रिमोर हूँ, तुम कौन हो? ये सुनकर लॉर्ड अब उसे बताता है कि मेरा नाम लॉर्ड है। तो अब ग्रिमोर लॉर्ड से कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे अनसील कर दो। लॉर्ड अब मन में कहते हैं कि शायद ये वही डीमन है, फॉरबिडन बुक वाला। ग्रिमोर अब कह रहा होता है कि सील कभी ना कभी तो टूट ही जाएगी क्योंकि सील काफी पुरानी हो चुकी है। मैं बाद में खुल ही जाऊंगा तो क्यों ना तुम मुझे अभी खोल ही दो, बदले में तुम्हें जितना भी सोना चाहिएगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड अब एक सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है कि ये तो काफी बेकार क्रिएशन मैजिक है, तुमने बस मिट्टी को सोने में बदल दिया, इसकी क्वालिटी काफी बेकार है। ये सुनकर ग्रिमोर हैरान हो जाता है कि लॉर्ड को ये बात कैसे पता। लॉर्ड अब उसे कहता है कि वैसे भी मैं वापिस से सील लगाने वाला हूँ, मेरी मैजिक पर स्टडी किंगडम के बाहर पर बेस्ड है, तो मैं खतरनाक डीमन को मेरे किंगडम के ऊपर खतरा नहीं लाने दूंगा। तो ग्रिमोर उसे कहता है कि जिन मेजेस ने मुझे सील किया था वो काफी समय पहले थे, तो अब के समय पर जो लोग जिंदा हैं मुझे उनसे कोई भी बदला लेने की जरूरत है ही नहीं, मैं उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करूंगा। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो ग्रिमोर उसे कहता है कि ठीक है, बदले में मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा, ऐसा मैजिक जो कि काफी 100 सालों पहले गुम हो गया था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। तभी लॉर्ड उसे कहते क्या तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे? तो ग्रिमोर उसे कहते हैं हाँ। ग्रिमोर अब अपने मन में कहता है कि मैंने इसे फंसा दिया। वो अब उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर सोर्सरस टैलेंट है। यह सुनकर लॉर्ड को अपनी पास्ट मेमोरी याद आती है जहाँ पर उन बंदों ने उसकी बेइज्जती करी थी। लॉर्ड अब ग्रिमोर से कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैजिक लीनेज और टैलेंट से लिंक होता है तो किसी भी कॉमनर से मैं ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। यह सुनकर ग्रिमोर अपने मन में कहता है कि अपने खुद के बारे में ऐसा कौन कहता है। तभी लॉर्ड अपनी पावर को यूज करके ग्रिमोर को अनसील कर देता है। ग्रिमोर भी बाहर निकल के कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि एक बच्चे ने मुझे अनसील कर दिया। तभी लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें याद तो है ना कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे? जिस पर ग्रिमोर कहता है हाँ मुझे याद है। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के ऊपर एक काफी पावरफुल मैजिक से हमला कर देता है जिससे कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर तबाही मच जाती है। ग्रिमोर बताता है कि मैजिक था आर्क्टिस ऑब्सक्यूरा। इतना एजुकेशन काफी है ना, अब तो मैं चला। तभी अब वो देखता है कि लॉर्ड तो वहाँ से बाहर निकल जाता है, वो भी सेफली। ये देखकर ग्रिमोर हैरान हो जाता है। वहीं पर लॉर्ड जो कि एक बैरियर के अंदर होता है वो ग्रिमोर से कहते हैं कि ये तो काफी यूनिक स्पेल था, ये तो काफी कमाल का था, क्या तुम मुझे और ज्यादा मैजिक दिखा सकते हो? ये सुनकर ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और वो लॉर्ड के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है, पर उससे लॉर्ड का बैरियर टूट ही नहीं रहा होता है। ये देखकर ग्रिमोर कहते हैं कि आखिर ये बैरियर इतना ताकतवर कैसे है, मेरा मैजिक इस बैरियर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। वहीं पर अब लॉर्ड कहता है कि जो माना वेव है ये तो काफी सिंपल है और काफी कमाल की है, मैं इसे टच करके अपने हाथों से फील करना चाहता हूँ। ये मेरी गंदी हैबिट है, मुझे पता है कि ये मुझे फिर से मार सकती है, पर कोई नहीं। लॉर्ड अब ग्रिमोर के मैजिक को अपनी उंगली से ही पकड़ लेता है और कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस तरीके से ये कंपोज्ड है, मुझे दर्द तो हो रहा है लेकिन ये काफी कमाल का है। लॉर्ड अब फूंक मार के उस मैजिक को हटा देता है, पर अब उसकी उंगली की हालत काफी बुरी हो जाती है। वो अब अपनी उंगली के खून को चाट लेता है और ग्रिमोर से कहते हैं कि तुम्हारे पास और कौन से मैजिक है, मुझे वो दिखाओ। ये सुनकर ग्रिमोर और गुस्से में आ जाता है और वो और पावरफुल हो जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड कहता है कि तो डबल इनकंटेशन कर रहा है। ग्रिमोर अब लॉर्ड के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक से हमला करता है, पर लॉर्ड के बैरियर को अब भी कुछ नहीं हो रहा होता है। लॉर्ड कहते हैं
हैं कि तो काफी इंटरेस्टिंग मैजिक है। एक ही बारी में एक स्पेल के लिए 2 इनकैंटेशन सिंक्रोनाइज करना, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस स्पेल को वही डीमन यूज कर सकता है जिसके 2 मुंह होते हैं। जो अटैक इसने पहले यूज करा था उसके कंपैरिजन में ये वाला अटैक उसका एडवांस वर्जन है। ग्रिमोर अब अपना मैजिक यूज करते करते थक जाता है और वो रुक जाता है। वो देखता है कि लॉर्ड को तो अब भी कुछ नहीं हुआ है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मेरा पावरफुल मैजिक था। लॉर्ड वहीं पर उसे कहता है कि हाँ, ये तो काफी कमाल का मैजिक था, इसे सीखने में तो तुम्हें काफी मजा आया होगा, तुमने काफी अलग अलग चीजें भी सीखी होगी और अपने नॉलेज की स्टोर को बढ़ाया होगा, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। ये सुनकर ग्रिमोर डर जाता है और कहते हैं कि ये बच्चा कौन है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा बोलने के बाद वो भागने की कोशिश करता है पर लॉर्ड का बैरियर उसे रोक देता है। वो अब कहता है कि ये क्या है, तो लॉर्ड बताता है कि ये बैरियर है क्योंकि कैसल बस हमारे ऊपर ही है। तब ग्रिमोर कहने लगता है कि आखिर इस बच्चे ने कितने बैरियर लगा रखे हैं। वो लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग रहा हूँ, तो वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने बस बैरियर इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि काफी सालों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से कैसल तबाह होने वाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रह रहा हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड उस लाइब्रेरी के सारे सामानों के ऊपर बैरियर लगा देता है। तभी ग्रिमोर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के ऊपर हमला करने वाला होता है। तो लॉर्ड उसे कहता है कि ये अटैक बहुत हो गए, ये अटैक मैंने पहले ही देख लिया, अब अटैक करने की बारी मेरी है, अब तुम मुझे अपना डिफेंसिव मैजिक दिखाओ। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड ग्रिमोर के ऊपर काफी बड़ी फायरबॉल को शूट कर देता है, जिसे देखकर ग्रिमोर कहते हैं कि आखिर इतना सारा माना आ कहां से रहा है। और अब वहाँ पर बैरियर लगे होने के कारण वो वहाँ से भाग नहीं पाता है और लॉर्ड का अटैक उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन सिर्फ लॉर्ड के बैरियर के अंदर। जिसके बाद लॉर्ड ग्रिमोर के पास आता है और उसे कहते हैं कि तुमने डिफेंड क्यों नहीं किया। वहीं पर ग्रिमोर, जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है, वो सोचता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। अगले सीन में हम लोग लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी पावर को यूज करके वो लाइब्रेरी जितनी भी टूटी हुई थी उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जिसे देखकर ग्रिमोर हैरान होता है और उसे कहता है कि आप तो काफी कमाल के हो मास्टर लॉर्ड। तो लॉर्ड कहता है तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो, जिस पर वो कहता है हाँ, मैं अपनी जिंदगी में इतने कमाल के मैं जैसे कभी नहीं मिला हूँ। तो लॉर्ड उसे कहता है कि ग्रिमोर तुम भी कमाल के हो, क्योंकि लगता है कि मैजिक से डीमंस को नहीं मारा जा सकता है। तो वो कहता है हाँ ये सच बात है, लेकिन दर्द तो होता ही है। तो लॉर्ड उसे कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितना दर्द सहन कर सकते हो। ये सुनकर ग्रिमोर डर जाता है और वो उसे कहता है माफ कर दो, ऐसा मत करो, आप जीत गए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपका सर्वेंट बन रहा हूँ, मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा, प्लीज मुझे अपना फैमिलियर बना लो। तो लॉर्ड कहते हैं ठीक है। वहीं पर ग्रिमोर को लगता है कि वो तो एक लैब का रैट बन गया। तब लॉर्ड उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे बाहर जाओगे तो तुम काफी ज्यादा स्टैंड आउट करोगे, अपने आप को छोटा बना लो। ये सुनकर ग्रिमोर अब अपने आप को छोटा सा बना लेता है और मन में लॉर्ड से कहते हैं कि तुमने इतनी क्यूटेस्ट चीज कभी नहीं देखी होगी, अगर मैं तुमसे फाइट में नहीं जीत सकता हूँ तो मैं तुम्हें मक्खन लगाऊंगा और अपने कंट्रोल में कर लूंगा तुम्हें। तभी लॉर्ड उसे कहता है कि आओ मेरी पॉकेट में आ जाओ। यह सुनकर ग्रिमोर अपने मन में कहता है कि ये कितना पागल है, लगता है कि इसे पता नहीं है कि मैं इसके जितना करीब होऊंगा उतना ही इसकी बॉडी और माइंड पर कंट्रोल करना इजी होगा। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के जाके चिपक जाता है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो फील करता है कि लॉर्ड का जो माना है वो काफी ज्यादा डेंस है और वो लॉर्ड को कुछ कर भी नहीं सकता है। वो अब डर जाता है और कहता है कि लॉर्ड तो माना मॉन्स्टर है, ये इंसान नहीं हो सकता है। वहीं पर लॉर्ड उसे कहते हैं कि तुम कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे आप मुझे ग्रिम बुला सकते हो बॉस। तब लॉर्ड उसे कहते हैं ठीक है ग्रिम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लॉर्ड अब वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर ग्रिम अब अपने मन में सोचता है कि मैं अभी के लिए लॉर्ड के लिए ओबीडिएंट रहूंगा, नहीं तो ये मेरी बैंड बजा देगा। वहीं अब लॉर्ड कहता है कि मैं तो चला काफी सारी बुक्स पढ़ने। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर। एपिसोड 2 के अंदर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसे सभी लोग तैयार कर रहे होते हैं। तैयार होने के बाद वो बंदा अब वहाँ से चला जाता है और वो सीधा लॉर्ड के रूम में आता है। लॉर्ड अब ग्रिम से कहते हैं कि छुप जाओ। ये सुनकर ग्रिम अब छिप जाता है और अब हम लोग को पता चलता है कि ये बंदा लॉर्ड का बड़ा भाई है जिसका नाम एल्बर्ट है। अगले सीन में वो लोग ट्रेनिंग करने आते हैं जहाँ पर एल्बर्ट अपने फायरबॉल का यूज करके सामने वाले टारगेट को काफी इजीली खत्म करता है। ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। ये देखकर ग्रिम कहते हैं तो एल्बर्ट है सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस। तो लॉर्ड कहते हैं हाँ, एल्बर्ट काफी ज्यादा फिजिकली कैपेबल भी है और वो स्मार्ट भी है, लोग उसे अगला पोटेंशियल किंग भी मानते हैं। कैसल के अंदर उसके पास सारी अथॉरिटी है सारी फैसिलिटी को यूज करने की और कभी कभार वो मुझे भी इनवाइट करता है प्रैक्टिस में ज्वाइन होने के लिए। ये काफी ज्यादा रेयर होता है कि कैसल के अंदर मुझे मैजिक यूज करने के लिए अलाउमेंट मिलती है। जिसके बाद अब लॉर्ड की बारी आती है हमला करने के लिए। वह मन में कहते हैं कि मुझे राजा नहीं बनना है और अगर मैं अपने ऊपर ज्यादा टेंशन लाऊंगा तो शायद से मैं राजा भी बन सकता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे तो बस मैजिक को स्टडी करना है। वो सुनकर ग्रिम से कहते हैं इसका मतलब। तो लॉर्ड कहते हैं कि मैं फायरबॉल कर्व यूज करूंगा और सभी टारगेट को हल्का सा टच करूंगा। ये सुनकर ग्रिम कहते हैं कि लेकिन ये तो करना काफी मुश्किल होता है। जिसके बाद लॉर्ड काफी हल्के से टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर रहा होता है। ये देखकर सभी उससे इंप्रेस होते हैं। वहीं एक बंदा तो लॉर्ड का मजाक उड़ाता है और कहता है कि लॉर्ड तो बस टारगेट को टच ही कर सकता है। तो ग्रिम कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, लॉर्ड ने एक्चुअली में सभी टारगेट्स को हिट करा है, लगता नहीं है कि तुम्हें पता है कि ये कितनी कमाल की चीज होती है करनी। वहीं लॉर्ड कहता है कि फायर बॉल के अंदर रोटेशन ऐड करना इतना भी बुरा नहीं था, इसमें एडिशनल माना नहीं लगता है, बस उसके अंदर जो उसकी दिशा होती है वो स्टेबल हो जाती है। वहीं पर एल्बर्ट समझ जाता है कि लॉर्ड ने क्या कह रहा है, पर फिर भी वो कुछ
कुछ नहीं कहता है और लॉयड से कहता है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, तो तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, मतलब खेलना हो तो खेल लेना। ये सुनकर लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे एक खाली शूटिंग गैलरी मिल गई है। वो अब ग्रिम से कहते हैं कि मुझे काफी कुछ ट्राई करना है, जैसे कि तुम्हारे डबल इनकंटेशन ट्रिक। ग्रिम ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे सिर्फ डीमंस ही कर पाते हैं जिनके 2 मुंह होते हैं एक ही बारी में। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, इसलिए तो मैं तुम्हें यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रिम को एब्जॉर्व कर लेता है और ग्रिम को अपने हाथों में ले आता है और कहता है ये काम कर गया। ग्रिम अब कहते हैं कि पहले भी अगर किसी ने ये सब करने का ट्राई किया हो तो कोई भी एक डीमन को अपनी खुद की बॉडी के अंदर ऐसे नहीं लाता है। तो लॉयड कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार हम लोग सिंक्रोनाइज करके देखते हैं। तो ग्रिम कहते हैं कि मैं ये तो काफी आराम से कर लूंगा, एडवांस मैजिक यूज करना तो मेरे लिए काफी आसान है। जिसके बाद अब लॉयड जैसे ही एडवांस मैजिक यूज करने लगता है, ग्रिम की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो अब कहने लगता है कि ये क्या है। तो लॉयड कहते हैं कि बस ये एक स्पेल स्टैक था। ये स्पेल्स को यूज करने का तरीका होता है जिसमें इनकैंटेशन करनी पड़ती है। मल्टीपल स्पेल के लिए इनकैंटेशन को मिक्स करना, ऐसे करके तुम अमाउंट ऑफ टाइम को कम कर सकते हो जितना उसे एक्टिवेट करने में लगेगा। तो मेथोडोलॉजी को यूज करके मैं अभी 100 डिफरेंट इनकैंटेशन अभी कर रहा था। तो अब ग्रिम कहते हैं क्या तुम 100 इनकैंटेशन ट्राई कर रहे थे? ऐसा ये काम नहीं करेगा। एक सिंगल स्टैक के अंदर 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 स्पेल लगते होंगे एक ही बारी में। तो लॉयड कहते हैं लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। तभी लॉयड देखता है कि वो ग्रिम के मुंह के जरिए भी बात कर पा रहा होता है और अब वो ग्रिम के मुंह से भी और खुद के मुंह से भी एक ही बारी में बोल पा रहा होता है। ग्रिम अब उससे कहते हैं कि क्या तुम एक ही बारी में 2 एडवांस इनकैंटेशन करने की ट्राई कर रहे हो? तो लॉयड कहता है हाँ, लेकिन मुझे अभी तुम्हारा मुंह यूज करने दो। जिसके बाद अब लॉयड 2 एडवांस इनकैंटेशन करता है। इतनी ताकत देखकर ग्रिम हैरान हो रहा होता है और कहते हैं कि ये एक ही बार में ये कैसे कर पा रहा है। अगर लॉयड टारगेट के ऊपर ये डायरेक्टली हमला करेगा तो काफी तबाही हो जाएगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉयड सीधा उस हमले को आसमान की तरफ कर देता है और इस धमाके को टाउन के लोग भी देख पा रहे होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि एल्बर्ट से कहता है कि आप 7 प्रिंस के अंदर इतना टेंशन क्यों दिखाते हो? उसके अंदर भले टैलेंट हो लेकिन अभी वो बच्चा है। जिस पर एल्बर्ट कहते हैं कि लगता है तुम लोग अच्छे से देख नहीं पाए। लॉयड ने दरअसल सारे टारगेट्स के ऊपर हमला करा था, पर उसने टारगेट्स के ऊपर टच किया था और मुझे लगता है कि उसने ऐसा जानबूझकर करा है। वो एक प्रोडिजी है, एक दिन शायद से वो ग्रैंड सेज भी बन सकता है और मुझे पता है कि एक दिन वो मेरे लिए काफी बड़ा एसेट बनेगा। ये सुनकर बंदा कहता है कि आपकी आंखें तो काफी कमाल की है कि आपने ऐसे टैलेंट को देख लिया। जिस पर वो कहते हैं कि मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ और ज्यादा घुलना मिलना चाहता हूँ। जितना मैं उसे जानता हूँ अभी तक तो उसने सारे टारगेट्स को खत्म भी कर दिया होगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जिसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि इतनी जल्दी रात होगी। जिसके बाद हम लोग को वही ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड के हमले ने काफी तबाही मचा दी है। वहीं पर ग्रिम हैरान होकर कहता है कि आखिर ये लड़का क्या है, इसने तो आसमान के अंदर ही छेद कर दिया। जिसके बाद जैसे ही लॉयड आंख खोलता है वो देखता है कि उसने तो आसमान में छेद कर दिया है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से वापस से सब कुछ ठीक कर देता है और अब वापस से सुबह हो जाती है। वहीं ग्रिम अब कह रहा होता है कि आखिर ये लड़का क्या है और अब अगले सीन में ग्रिम लॉयड को बताते हैं कि तुमने जो आसमान में छेद कर दिया था उसके बारे में न्यूज़पेपर में खबर आ चुकी है। जिस पर लॉयड कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए तो मैं भी घबरा गया था। तभी वो अखबार के नीचे वाला हिस्सा पढ़ता है और कहते हैं कि ये तो ए रैंक एडवेंचरिंग कंपनी है जो कि खतरनाक डंजन को कंप्लीट करके ट्रेजर इकट्ठा कर रहे हैं और डंजन से वो लोग काफी ज्यादा एम्पावर्ड आइटम्स लेकर आ रहे हैं। ये देखकर लॉयड कहते हैं कि चलो हम लोग भी डंजन में चलते हैं। वो अब जा ही रहा होता है तभी ग्रिम उसे रोकता है और कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से गायब हो जाओगे तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे कि तुम कहाँ गए। तो लॉयड कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, मैं एक मैजिक यूज करूंगा उससे बचने के लिए। जिसके बाद वो एक एकोन बाहर निकालता है और उसके अंदर वो मैजिक लगाकर वुडन रेप्लिका बना देता है अपनी खुद की। वो रेप्लिका बिल्कुल लॉयड की तरह दिख रही थी। ये देखकर ग्रिम हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट रेप्लिका है। तो लॉयड कहते हैं कि सिर्फ इसका अपीयरेंस ही सेम नहीं है बल्कि इसकी स्किन, बोन और सर्कुलेटरी सिस्टम भी सेम है और ये अपने आप से कुछ मूवमेंट्स भी कर सकता है। तो अब ग्रिम कहते हैं कि ये सही है, तुम इसे यहाँ छोड़ देना और चले जाना। तो लॉयड कहते नहीं, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं कब का कर चुका होता। ये सबसे बड़ी इशू सिल्फा है। एक दिन जब मैं बुक पढ़ रहा था तो सिल्फा वहाँ पर आई और उसने मुझे कहा कि मैं ग्रो कर गया हूँ और वो भी पूरे 0.07 मिलीमीटर। लॉयड अब कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सिल्फा को इस रेप्लिका से बेवकूफ बना पाऊंगा, क्योंकि ये रेप्लिका सिर्फ अजीब अजीब डांस ही कर सकता है इस तरीके से। इसलिए मैं एक चीज करने वाला हूँ। अगले सीन में लोग देखते हैं कि लॉयड कैसल से बाहर निकल जाता है। वहीं अब वो अपने हाथ के जरिए ग्रिम से बात कर पा रहा होता है। लॉयड अब उसे कहता है कि वहाँ चीजें कैसी चल रही है। तो अब हम लोग को पता चलता है कि ग्रिम अब उस रेप्लिका के अंदर आ चुका है और वो कहता है कि मैं थोड़ा पॉजिटिव तो नहीं हूँ लेकिन शायद से मैं तुम्हारे जैसा बन चुका हूँ। वहीं मेड उसे देखकर कह रही होती है कि लॉयड तो पहली बार अपने अपीयरेंस का ख्याल रख रहे हैं, लॉयड काफी प्यारे हैं। वहीं पर अब ग्रिम कह रहा होता है कि लॉयड ने मेरे दिमाग को इस रेप्लिका के अंदर डाल दिया और उसने मेरी बॉडी को अपने हाथ के अंदर अलग से डाल लिया। मुझे नहीं लगता कि लॉयड को अपनी लिमिट्स के बारे में पता है। लॉयड अब ग्रिम से कहते हैं कि बस सिल्फा के सामने ध्यान रखना और ये प्रिटेंड करते रहो कि तुम मैं हूँ। तो ग्रिम कहते हैं ठीक है और अब अपने मन में कहते हैं कि वैसे कहना पड़ेगा कि ये रेप्लिका काफी कमाल का है, इसके अंदर माना सर्कुलेशन भी है। तभी अचानक से ग्रिम अब ईवल बन जाता है और कहते हैं कि लॉयड यहाँ पर नहीं है तो मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। इतने में ही लॉयड ग्रिम से कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम मेरे फेमिलियर हो, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये सुनकर ग्रिम काफी इमोशनल हो जाता है, जिसे देखकर लॉयड कहता है क्या हुआ। तो ग्रिम अब शर्मा जाता है और कहता है कुछ नहीं, बस आप जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। तो अब लॉयड कहते हैं ठीक है और अब वो काफी तेजी से अब आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है और कहते हैं कि मैं कैसल से तो बिना किसी दिक्कत के बाहर निकल गया, पर मुझे
कि ये नहीं पता है कि डंजन कहाँ पर मिलेगा। इतने में उसकी नजर एक लड़की पर जाती है, उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स लगे होते हैं। ये देखकर ग्रिम कहता है कि लगता है कोई खतरे में है। तभी अचानक से वही लड़की एक काफी गहरी सांस लेती है और पीछे मुड़कर एक मॉन्स्टर को काफी जोर से मुक्का मारती है। वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से फाड़ देती है, जिसके बाद वो और मॉन्स्टर से भी लड़ने लगती है। जिसके बाद वो अपने हाथ को घुमाकर अपने हाथों से कोई टेक्निक यूज करती है, जिससे कि उन मॉन्स्टर्स के चीथे उड़ जाते हैं। लॉयड अब देखता है कि उस लड़की के पीछे लिखा होता है वॉरियर। वहीं ग्रिम कहता है कि शायद से लड़की उन मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। तो लॉयड कहते हैं कि इस लड़की का ब्रीदिंग करने का तरीका काफी कमाल का है। फॉरेन कंट्रीज में वो लोग एक एनर्जी को चैनल करते हैं जिसे की कहा जाता है। की को वो लोग ब्रीदिंग का यूज करके अपनी बॉडी के थ्रू चैनलाइज करते हैं। जिस बुक में मैंने ये पढ़ा था उसमें लिखा था कि की लोगों को इनक्रेडिबल टेक्निक यूज करने के लिए अलाउ कर देती है। तभी वो लड़की लॉयड को देख लेती है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम वहाँ पर क्यों छुप रहे हो। लॉयड ये देखकर हैरान होता है कि इतनी दूर से भी ये लड़की उसे देख पा रही है। वो अब कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन मैं इस लड़की से डंजन और की के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो ग्रिम कहते हैं नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे कि तुम 7th प्रिंस हो सोलोम के। ये सुनकर अब लॉयड कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। वहीं वो लड़की कहती है कि कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर काफी तेजी से हमला करने के लिए चली जाती है, जिसे देखकर लॉयड घबरा जाता है और कहते हैं कि मैं क्या करूं। तभी वो लड़की ऊपर आ जाती है और कहती है कि कौन है वहाँ। तब लॉयड जिसने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया है वो उससे कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं एक नूब एडवेंचरर हूँ। रॉबर्ट को देखकर वो लड़की काफी शौक हो जाती है। वहीं लॉयड मन में कहते हैं कि मैंने इल्यूजन क्लास स्पेल इमिटेशन यूज किया है। ये स्पेल मुझे वो लोगों में इमिटेट करने देता है, लेकिन उन्हीं लोगों को जिन्हें मैंने पहले देखा हुआ है। राइट हैंड के अंदर मेरा खुद का अपीयरेंस था और लेफ्ट हैंड के अंदर एल्बर्ट का अपीयरेंस। मैंने उन दोनों अपीयरेंस को कंबाइन कर दिया और एक ऐसा फॉर्म बनाया जो कि कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। वो लड़की अब रॉबर्ट से कहती है कि मेरा नाम ताओ है, एक बी रैंक हंटर, और जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वहीं लॉयड उससे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर वो ग्रिम से कहता है कि कहीं इसे शक तो नहीं हो जाएगा, जिस पर ग्रिम कहते हैं नहीं ये अपीयरेंस परफेक्ट है, उसे बिल्कुल शक नहीं होगा। वहीं ताओ सोच रही होती है कि रॉबर्ट तो कितना ज्यादा हैंडसम है, मैंने अपने 18 साल जिंदगी के ट्रेनिंग करने में लगा दिए और मैंने डोजो छोड़ दिया। इस होप में मैं किसी पर्सन से मिलूंगी, बट जिन भी लड़कों से मैं मिली हूँ उन्हें प्रीस्टेज टाइप लड़कियां पसंद है, लेकिन अब फाइनली मुझे एक पर्सन मिल गया है, रॉबर्ट मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। तभी रॉबर्ट उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि हम लोग एक साथ मिलकर डंजन क्लियर करेंगे, लेकिन लगता है कि तुम बिजी हो तो मैं जा रहा हूँ। तभी ताओ से कहते हैं कि सोच लो कि डंजन का काम तुम्हारा हो गया। तब रॉबर्ट भी डर जाता है और कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ताओ सारे दुश्मनों को काफी इजीली मार देती है। और अब वो रॉबर्ट से कहती है कि क्या मेरी ताकत देखकर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ। वहीं पर रॉबर्ट तो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ पर ग्लोइंग रॉक्स को इकट्ठा कर रहा होता है, जिसे देखकर ताओ डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर भी ध्यान दो। अगले सीन में रॉबर्ट ताओ से कहता है कि क्या तुम अकेले एडवेंचरिंग कर रही हो। तो कहती हाँ, क्योंकि मुझे आज तक कोई भी एक अच्छा एडवेंचरिंग कॉमरेड नहीं मिला। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं कि वो लोग अब डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ रॉबर्ट ताओ से कहता है कि तुम जब वो हमले कर रही थी तब तुम की का यूज कर रही थी है ना। तो कहती हाँ, तुम्हें की के बारे में पता है, ये काफी रेयर है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर ज्यादा लोगों को की के बारे में नहीं पता है। तब रॉबर्ट कहते हैं कि की उस तरीके से जैसा कि मैजिक के लिए माने यूज होता है और जिस तरीके से तुम ब्रीदिंग करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अब ताओ कहती है कि मैं इंप्रेस्ड हूँ कि तुमने नोटिस किया। तुम ये कह सकते हो कि मैं ब्रीथलेस हूँ। की ट्रेनिंग की शुरुआत और अंत ब्रीदिंग से ही होती है। तुम अपनी ब्रीदिंग का यूज करते हो की को सर्कुलेट करने के लिए, जिससे कि तुम्हें तुम्हारी रीच के बियॉन्ड एक्सप्लोसिव पावर मिलती है। की को अपनी बॉडी के अंदर फील होने के लिए भी काफी ज्यादा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर मुझे फीलिंग आ रही है कि तुम की को इजीली सीख पाओगे। तभी वो लॉयड को देखती है जो कि ब्रीदिंग टेक्निक ही यूज करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके लंग्स के अंदर दर्द होने लगता है और वो रुक जाता है। ये देखकर ताओ से कहती है कि तुम अभी भी की ब्रीदिंग कर रहे थे है ना। तो रॉबर्ट कहते हैं हाँ, तुमने जैसे किया था मैं बस उसे कॉपी करने का ट्राई कर रहा था, पर ये करना काफी मुश्किल है। वहीं पर ताओ हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम सिर्फ एक बार ही देखकर सीख रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें आदत नहीं है। तो अगर तुम की ब्रीदिंग करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे लंग्स जल रहे हैं। वहीं लॉयड अभी भी रुक नहीं रहा होता है और वो ब्रीदिंग ही कर रहा होता है और अब वो कहता है कि मैं डेफिनेटली इसे फील कर सकता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर माना से एक अलग सेपरेट एनर्जी बन रही है, मैं इस ताकत का यूज कर सकता हूँ, ये काफी काम आएगी मेरे मैजिक के लिए। रॉबर्ट का एक्साइटेड एक ताओ उसे कहती है कि अगर तुम इतने इंटरेस्टेड हो तो मैं की के बारे में तुम्हें और सिखा सकती हूँ। ये सुनकर रॉबर्ट खुश रहता है और उसका शुक्रिया करता है। रॉबर्ट की स्माइल देखकर ताओ अब शर्माने लगती है और उसे कहती है कि ऐसे ब्रीदिंग करते रहो जब तक हम लोग इस डंजन से चले नहीं जाते हैं। तो रॉबर्ट कहता है ठीक है। वहीं पर अब लॉयड को इतना खुश देखकर ग्रिम भी खुश हो रहा होता है और कहता है कि लॉयड काफी ज्यादा वियर्ड है, कैसल के अंदर उसकी काफी अच्छी जिंदगी है पर उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस वो इंटरेस्टेड है मैजिक को स्टडी करने में। तभी वहाँ सिल्फा आ जाती है और अब वो लॉयड से कहते हैं तो तुम यहाँ पर हो प्रिंस लॉयड। वहीं पर अब सिल्फा को देखकर ग्रिम काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके हम लोग ताओ को देखते हैं जो कि की ब्लास्ट का यूज करके मॉन्स्टर को हराती है। वो बताती है जिस मॉन्स्टर को मैंने अभी अभी मारा वो ग्रे वुल्फ था और वो इस डंजन का बॉस था। अब हम लोग सामने पड़े ट्रेजर चेस्ट को खोल सकते हैं। वैसे ये डंजन अनडेवलप्ड है तो मुझे लगता है कि चेस्ट के अंदर जो चीज होगी वो इतनी इंप्रेसिव होगी। वहीं रॉबर्ट कहते हैं कि एक ऐसा चेस्ट जिसे हम लोग तब तक नहीं खोल सकते जब तक हम लोग बॉस को नहीं हरा देंगे। इसका
मतलब ये काफी अजीब कंस्ट्रक्शन से बनाया गया है, ये काफी कमाल का लग रहा है। ये सुनकर ताओ कहती है कि तुम तो ट्रेजर चेस्ट के अंदर इंटरेस्टेड लग रहे हो, ना कि उसके अंदर के सामान के अंदर। तो रॉबर्ट कहते हैं हाँ, लेकिन मैं वैसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ऐसा बोलने के बाद वो ब्रीदिंग भी कर रहा होता है, जिसे देखकर ताओ कहती है कि रॉबर्ट काफी जल्दी की ब्रीदिंग सीख रहा है। मुझे तो एक विनर मिल गया, शायद से मेरे ग्रैंडपा भी मुझे अलाउ कर देंगे इसे अपना फियोंसे बनाने के लिए। तभी रॉबर्ट कहते हैं कि चलो इस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करते हैं। तो ताओ कहती है ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई अच्छी चीज होगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो चेस्ट को ओपन करती है। तभी अचानक से लॉयड देखता है कि चेस्ट के अंदर से उनके ऊपर हमला होने वाला है। ये देखकर वो ताओ को जल्दी से साइड में कर देता है और वो लोग हमले से बच जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर से अब एक लीच बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट कहता है कि ये क्या है, क्या ये एक नया बॉस है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट। एपिसोड 3 अब शुरू होते हैं, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि ट्रेजर में से एक लीच बाहर आता है, जिसे देखकर लॉयड पूछता है कि लीच कैसे तरीके का क्रिएचर होता है। तो ताओ उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से डंजन को छोड़कर चले जाओ। तब रॉबर्ट यानी लॉयड कहता है लेकिन मुझे फाइट देखनी है। ये सुनकर ताओ अपनी काफी ज्यादा ताकत लगाकर लॉयड को काफी पीछे धक्का मार देती है और कहती है माफ करना, इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत हड्डी टूटेगी, लेकिन मरने से तो ये बेहतर ही है, क्योंकि लीच काफी ताकतवर होते हैं। लॉयड अब पीछे जाने लगता है, जिसके बाद अब वो लीच ताओ के ऊपर हमला करने लगता है। ताओ भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है। वो अब कह होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक लो लेवल डंजन के अंदर लीच है। लीच को हराने के लिए तो ए रैंक के एडवेंचरर्स भी काफी नहीं होते हैं। वो अब कहती है कि मैं इतने टाइम बाय करूंगी, इतने में रॉबर्ट बाहर निकल जाएगा डंजन से। जिसके बाद रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो कि पीछे गिर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे की के बारे में चीजें सीखनी है और डंजन के बारे में भी, इसलिए अब वो अपने ऊपर बैरी लगा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और वो कहते हैं कि क्या वापिस जाना सही रहेगा, क्योंकि ताओ ने मुझे क्यों फेंका मुझे नहीं पता। वो अब ग्रिम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि ग्रिम की हालत तो काफी बुरी हो चुकी है। वो लॉयड से कह रहा होता है कि घर वापस आ जाओ और मुझे बचा लो। तो अब लॉयड कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। अगले सीन में हम लोग ताओ को देखते हैं जो कि लीच से लड़ रही होती है और से लड़कर उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। उसे भी ये रियलाइज हो चुका है कि वो इस लीच से नहीं जीत पाएगी और वो मर जाएगी। वो अब सोचती है कि रॉबर्ट बाहर निकल चुका होगा तो मैं भी धीरे धीरे बाहर निकलती हूँ। वो बाहर जा रही होती है, तभी लीच उससे कहता है की टेक्निक। ये सुनकर ताओ अब काफी हैरान हो जाती है कि ये लीच बात कर पा रहा है। वो लीच अब उसे कहते हैं तो तुम्हारे पास एक फॉरेन आर्ट है, मैंने भी ऐसे किसी को खाया था जिसके पास ये सेम एबिलिटी थी। अल्टीमेटली ये मैजिक का ही लोअर फॉर्म है। मैं हमेशा एडवेंचरर्स की सोल को यहीं पर खा लेता हूँ और उनकी विजडम और उनकी स्किल्स गेन करता हूँ। तुम्हें खाना मुझे नहीं लगता वर्थ ईटिंग होगा, लेकिन जो लड़का पहले यहाँ पर था उसने मेरे अटैक पर काफी तेजी से रिएक्शन दिया। ये सुनकर ताओ से कहते कि तुम और रॉबर्ट बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तुम लोग भले ही नॉलेज के पीछे भागते होगे, पर मुझे लगता है कि अगर रॉबर्ट को रास्ते पे पत्थर भी मिल जाएगा तो उसे भी देखकर वो एक्साइटेड हो जाएगा। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि कॉन्टिनेंट पर की टेक्निक को लोग एक वोटर मार्शल आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि वो इन टेक्निक से काफी इंप्रेस्ड हुआ। तब लीच उसे कहते हैं कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तभी ताओ अब ब्रीदिंग करने लगती है और जाकर सीधा उसको मुक्का मारती है, लेकिन तभी वो लीच एक काफी पावरफुल बैरियर लगा लेता है। ये देखकर ताओ कहती है कि मुझे इस बैरियर से फर्क नहीं पड़ता है। जब से मैं 5 साल की थी तभी से मैं ट्रेनिंग कर रही थी, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, इसी कारण से मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला। ऐसा बोलने के बाद वो उस बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमले करने लगती है और फाइनली वो उस बैरियर को तोड़ देती है। और वो लीच से कहती है कि मुझसे पंगा मत लो। ऐसा बोलने के बाद उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत लगा दी है। वो तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही होती है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो लीच अब उसके पीछे ही आ चुका है और उसकी बेइज्जती करके कहता है कि तुम्हारी की टेक्निक तो मेरी एक मैजिक की उंगली से भी कमजोर है, लगता है तुमने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी। ऐसा बोलने के बाद वो ताओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो लीच देखता है कि वो जो अटैक होता है वो टूटने लगता है और पता चलता है कि वहाँ पर लॉयड टाइम पर आ चुका है, जिसने अपना बैरियर लगा रखा है और ताओ को ही बचा लिया। रॉबर्ट अब ताओ से कहता है तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो, ठीक है फिर मुझे यहाँ से संभालने दो, मुझे जल्दी खत्म करना होगा, लेकिन चलो खेलते हैं। वहीं ताओ से कहती है कि ये बैरियर तुम यूज कर रहे हो क्या, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद वो सीधा रॉबर्ट की आंखों में देखती है और अब उसकी बोलती ही बंद हो जाती है उसकी आंखों में देखकर। जिसके बाद वो लीच को दिखाया जाता है जो कि अब हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से लॉयड सीधा ही उस लीच के पीछे पहुंच जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अब रॉबर्ट यानी कि लॉयड की ब्रीदिंग करने लगता है, जिसे देखकर लीच कहते हैं कि आखिर अभी इसने क्या किया। इसने तो अभी एयर क्लास स्पेल फुल स्प्रिंट यूज किया, ऐसे कर पाना तो इम्पॉसिबल है, वो भी बिना इनकंटेशन के। जिसके बाद वो सीधा लॉयड के ऊपर वापस से हमला करता है, पर लॉयड बैरियर लगाकर सारे अटैक्स को सहन कर रहा होता है। वहीं पर वो की ब्रीदिंग कर रहा होता है। वो दरअसल की को और माना को दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर वो लीच लॉयड के बैरियर को तोड़ ही नहीं पा रहा होता है और कहते हैं कि ये क्या है, ये तो काफी ज्यादा हार्ड है। वहीं लॉयड कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मैं फाइनली ये कर सकता हूँ। उसे अब ताओ की बात याद आती है जो कि उसे कह रही होती है फोकस। तब लॉयड भी फोकस करने लगता है, जिसके बाद वो एक काफी गहरी सांस लेने लगता है और फुल स्प्रिंट स्पेल को एक्सेलरेट करता है।
इसी तरीके से लॉर्ड अब काफी ज्यादा हवा को अंदर लेने लगता है, जिसकी वजह से वो इधर से उधर जा रहा होता है। ये देखकर लीच को लगता है कि लॉर्ड भाग रहा है, तब उसके बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है। तभी लॉर्ड रियलाइज करता है कि वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है क्योंकि बैरियर बीच में आ रहा है, इसलिए अब वो बैरियर को खुद से हटा देता है। ये देखकर लीच को लगता है कि उस बैरियर को उसने तोड़ा है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी लिमिट अब देख सकता हूँ मेज। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के ऊपर सीधा हमला कर देता है। वहीं पर लॉर्ड एक पत्थर के जरिए आसमान में लटक जाता है। वो अटैक उसे लगने वाले होते हैं, लेकिन तभी लॉर्ड की ब्रीदिंग का यूज करके काफी तेजी से वहां से निकल जाता है। वहीं पर ताओ भी समझ जाती है कि लॉर्ड ने बैरियर खुद से ही हटाया, जिससे कि वो और ज्यादा सांस ले सके और हवा को अंदर ले सके, जिससे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल की को चैनल कर सके। जिसके बाद लॉर्ड अब की और मानो को एक साथ कंबाइन कर देता है। तभी अचानक से वो लीच उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है, वो भी चारों तरफ से। तब लॉर्ड भी की और माने के कॉम्बिनेशन का यूज करता है उसके अटैक को तोड़ने के लिए। ये देखकर सभी वापस से हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड अब कहते हैं कि मेरा अटैक तो लीच तक पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब ये काफी कमजोर अटैक था। मुझे अपने हमले को और ज्यादा थिनर करना होगा और दूर तक भेजना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो उससे लीच के ऊपर हमला कर देता है। तो अब लीच भी अपने अटैक का यूज करके अपने आप को बचाता है, पर अब लॉर्ड का भी हमला उसके सारे अटैक्स को तोड़ देता है। इसी तरीके से लॉर्ड अब उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है और हंस रहा होता है और कहता है कि कम ऑन, मेरे पास और भी काफी सारे आइडियाज है टेस्ट करने के लिए, मुझे बस तुम मजे करने दो। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से उसके ऊपर काफी हमले करने लगता है, जिसे देखकर लीच भी डर जाता है और कहते हैं कि ये क्या है, ये तो काफी तेजी से हमले कर रहा है, वो भी बिना इनकंटेशन के। क्या ये सही में की टेक्निक्स है? पर ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे लगा था कि ये लड़का एक मेज है। आखिर सिंपल की टेक्निक मेरी सोर्सरी को मैच कैसे कर सकती है? नहीं, इसने तो मुझे सरपास ही कर दिया। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉर्ड का हमला उसे लग जाता है। ये देखकर तो ताओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लॉर्ड अब अपने अटैक को और ज्यादा पतला बनाता है और ज्यादा तेज भी, और सीधा लीच के ऊपर हमला करता है। लेकिन अब वो लीच अपने ऊपर एक बैरियर लगा देता है, पर बैरियर से कुछ भी नहीं होता है। लॉर्ड का अटैक उस लीच को उसके बैरियर के अंदर भी मार देता है। लीच अब मरते हुए कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। जिसके बाद अब लॉर्ड एक्साइटेड होकर ताओ से कहता है कि मुझे समझ आ गया। ये सुनकर तो ताओ भी काफी खुश होती है। अगले सीन में वो लोग अब ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं। उस बॉक्स में से जो सामान मिलता है उसे देखकर ताओ कहती है कि ये तो काफी वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, हमने इतनी मेहनत करी और ये बेकार सा चाकू मिला। तब लॉर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि इस चाकू को माना में बात किया गया है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? तब ताओ कहती है ठीक है, वैसे भी इसके ऊपर जो एन्चेंटमेंट की गई होगी वो इतनी भी कमाल की नहीं होगी। तभी वो लोग अब देखते हैं कि वो जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो जमीन के अंदर अब धंसने लगा है और वो डंजन भी हिलने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है कि ये क्या हो रहा है? तो ताओ से बताती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब ट्रेजर ले लिया जाता है तो सबसे पहले डंजन गिर जाता है। ये सुनकर लॉर्ड मन में सोचता है कि ये अपना ट्रेजर गिव अप कर रहा है जिससे कि ये डंजन सर्वाइव कर पाए। इसका मतलब ये ट्रेजर चेस्ट बेसिकली इस डंजन का कोर है, ये काफी ज्यादा काम आएगा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लॉर्ड अब उसे बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन अब ताओ से कहती है कि ये सब काम बाद में करना, अभी डंजन गिर रहा है, हम लोग को जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। तभी लॉर्ड को उस ट्रेजर बॉक्स के ऊपर वाला हिस्सा मिल जाता है, जिसके बाद वो डंजन पूरी तरीके से गिर जाता है और अब वो लोग भी सेफली बाहर आ जाते हैं। लॉर्ड देखता है कि डंजन तो अपने आप ही बंद हो रहा है, जिसे देख कर लॉर्ड एक्साइटेड होता है और कहता है कि डंजन ताकत इकट्ठी करेगा जिससे कि ये वापिस से डंजन बन सके। तभी ताओ से कहती है तो तुम एक मेज हो, वैसे तुम कमाल के थे, वैसे अंत में तुमने मैजिक की जगह की टेक्निक यूज क्यों करी? क्या तुमने वो मेरे लिए किया क्योंकि वो लीच मुझे चिढ़ा रहा था? तो लॉर्ड कहते हैं नहीं, मैंने उसे यूज इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि उसे यूज करना मजेदार है। ये सुनकर ताओ डिसअपॉइंट होती है और कहती है मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। तभी रॉबर्ट चिल्लाता है और कहता है मैं तो भूल गया था कि मुझे जल्दी घर जाना है। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद अब ताओ से तभी बताती है कि जो अंत में तुमने अटैक यूज करा था वो दरअसल एक सीक्रेट की ब्लास्ट टेक्निक है, की ब्लेड। ताओ अब कहती है कि मैं उसे यूज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी और काफी कमाल की लड़की बनूंगी। तब रॉबर्ट कहते हैं ठीक है, चाहे मैजिक हो या फिर की टेक्निक हो, खुद पर काम करना हमेशा मजेदार होता है, चलो एक साथ इंप्रूव करते हैं ताओ। ऐसा बोलने के बाद अब रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ताओ भी कहती है हाँ मैं खुद पर काम करूंगी और ऐसी लड़की बनूंगी जिसे तुम पसंद करने लगो। पर अब तभी वो चिल्लाकर कहती है लेकिन एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे? वहीं पर अब लॉर्ड तो उसे इग्नोर करता हुआ अपने वापिस से रियल फॉर्म में आ जाता है और अब वो काफी तेजी से अपने घर पहुंचता है और कहता है ग्रिम क्या तुम ठीक हो? तभी वो देखता है कि ग्रिम की तो काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। वो अब कह रहा होता है कि आखिर सिल्फा क्या है। हम लोग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिम सिल्फा से लड़ रहा था। वह सिल्फा हैरान होकर ग्रिम से कहती है कि आप मजाक कर रहे हो क्या? आखिर आप अचानक से इतने कमजोर कैसे बन गए? प्रिंस लॉर्ड, लगता है मुझे आपको वापस से ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रिम को काफी ज्यादा मारती है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। वो लॉर्ड से कह रहा होता है कि भले मैं एक डीमन हूँ, मैं उससे नहीं जीत पाया। तब लॉर्ड भी उसे कहता है माफ कर दो, ये मेरी गलती है। और अब लॉर्ड उसी नाइफ को जो कि उसे ट्रेजर बॉक्स में से मिला था उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आता है और कहता है कि भले ये नाइफ अभी खराब दिखता हो लेकिन ये काफी कमाल का ट्रेजर है। ऐसा बोलने के बाद वो उस नाइफ को गर्म पानी में डिप करता है और फिर वो उसकी सरफेस को स्क्रैप करता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि इसे माना एसेंस के साथ ट्रीट किया गया है। ये कैटलिस्ट है जो कि एन्चेंटमेंट मैजिक के लिए यूज करी जाती है, जहाँ पर तुम मैजिक
फॉर्मूला किसी वेपन के ऊपर लिखते हो जिससे कि तुम उस वेपन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, और लगता है कि इस नाइफ के ऊपर बूस्ट पावर एन्चेंटमेंट लगा हुआ है। तो ग्रिम उसे कहते हैं इसका मतलब तुम एन्चेंटमेंट मैजिक स्टडी कर सकते हो, जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि ये इतना सिंपल भी नहीं है, और अब उसे जितने भी माना एसेंस मिलते हैं वो उन सभी का फॉर्मूला ब्रेक डाउन कर देता है और कहते हैं कि अगर कंसिडर करे कि इस नाइफ से हमें सिर्फ इतना ही माना एसेंस मिला है तो मतलब है कि माना एसेंस आना काफी मुश्किल है और एन्चेंटमेंट स्पेल भी करना काफी मुश्किल है। अगर फेल हो जाते हैं तो एसेंस और वेपन दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इस माना एसेंस को एनालाइज करेंगे और अपने खुद के लिए बनाएंगे। लॉर्ड अब कहते हैं कि अभी जो स्पेल मैं यूज कर रहा हूँ ये स्पेल गंदे पानी को प्यूरिफाई करने में काम आती है, लेकिन अगर हम लोग प्यूरिटी लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे तो ये सभी बेस एलिमेंट को सेपरेट भी कर सकती है, जिसके बाद सभी एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं जो कि होते हैं ऑयल, सिल्वर और हेमेटाइट। ग्रिम अब कहते हैं कि हेमेटाइट तो हम लोग को मोस्टे के कोर को पाउडर बनाने से मिलेगा, पर वो काफी रेयर होते हैं, जिस पर अब लॉर्ड कहते हैं कि हमारे पास डंजन का कोर है तो शायद से हम लोग उससे कुछ बना पाएंगे, बस हम लोग को बस ऑयल और सिल्वर चाहिए और कुछ काफी सारे वेपन्स चाहिए। जिसके बाद अब लॉर्ड अपने डैड के पास आता है और काफी सारे सिल्वर कॉइन मांगता है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें गोल्ड नहीं चाहिए, जिस पर वो कहता है नहीं। जिसके बाद अब लॉर्ड सिल्वर कॉइन्स को ले जाता है। वहीं पर अब उसके डैड सोचने लगते हैं कि लॉर्ड तो कितना ज्यादा प्यारा है, मैं सोच रहा हूँ कि सारे पैसों को वो किस चीज पर खर्च करेगा। अगले सीन में लॉर्ड अपने रूम में आता है और वो सभी कॉइन्स को पिघला देता है, जिसकी वजह से उन लोग को सिल्वर मिल जाता है। अगले सीन में अब लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि सिल्वा से लड़ाई कर रहा होता है। लॉर्ड अब पीछे जाकर फुल स्प्रिंट का यूज करके एकदम से सिल्वा के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सिल्वा उसे देख लेती है और कहती है कि तुम स्लो हो। ये सुनकर अब लॉर्ड वापस से थोड़ा पीछे आ जाता है और अब अपनी पावर्स को यूज करके जमीन को ही उठा देता है। ये देखकर सिल्वा भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद अब लॉर्ड सिल्वा के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर वो देखता है कि सिल्वा तो वहाँ पर होती नहीं है। वो अब उसे ढूंढने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि सिल्वा तो सीधा उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लॉर्ड अब नीचे गिर जाता है तो सिल्वा उसे पकड़ लेती है, जिसे देखकर लॉर्ड कहता है कि तुम जीत गई। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सिल्वा लॉर्ड को ऑयल दे देती है। लॉर्ड अब सिल्वा से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम मुझे दे रही हो? मुझे लगा था कि डील ये थी कि पहले मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करना होगा वरना मुझे ऑयल नहीं मिलेगा। जिस पर सिल्वा कहती है हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी दरअसल काफी खुश हूँ क्योंकि उस दिन मैं ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी कि आप काफी ज्यादा बेकार तरीके से लड़ रहे हो, पर लगता है कि उस दिन बस आपका बैड लक था। ये सब कुछ अब ग्रिम भी सुन रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सिल्वा ने मुझे हरा दिया उस दिन, आखिर ये कितनी खतरनाक मेड है। जिसके बाद सिल्वा कह रही होती है कि लॉर्ड के पास काफी अमेजिंग स्किल्स है मैजिक के साथ और स्वॉर्ड के साथ, मुझे तो लगता है वो बड़े होकर एक नाइट कमांडर बनेंगे। जिसके बाद अब लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। वहीं पर सिल्वा सोच रही होती है कि लॉर्ड ऑयल के साथ क्या खाना बनाने वाला है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लॉर्ड अपने रूम में आता है और वो ऑयल को और हेमेटाइट को मिला देता है, जिससे कि उसे माना एसेंस मिल जाता है। जिसके बाद अब लॉर्ड एल्बर्ट के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे काफी सारे वेपन्स चाहिए एन्चेंटमेंट मैजिक यूज करने के लिए। तो अब एल्बर्ट भी काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहते हैं कि ये तो काफी क्यूट चीज है करने के लिए। तो लॉर्ड उसे कहते हैं हाँ, तुम्हारे पास काफी सारे गार्ड्स हैं। तो अब एल्बर्ट कहते हैं हाँ, मैं अभी इनसे इनके वेपन्स मांगता हूँ। जिसके बाद वो अपने सभी गार्ड से कहता है कि क्या कोई अपने वेपन को मेरे छोटे प्यारे भाई के हाथों स्ट्रेंथन कराना चाहता है। तो वो सभी डर के मारे सभी अपने वेपन्स को वहाँ नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं ये लो। सभी नाइट सब काफी ज्यादा दुखी होते हैं और कह रहे होते हैं कि उनकी तलवार तो काफी ज्यादा नई थी, एन्चेंटमेंट करना तो काफी ज्यादा रेयर होता है और ऊपर से ये 10 साल का बच्चा करेगा, इसका मतलब हम सभी लोग की तलवार गई। इन सारी बातों को ग्रिम भी सुन लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम सभी इतने कमाल के वेपन एन्चेंट करेंगे जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाएंगे। जिसके बाद अब लॉर्ड एन्चेंटमेंट करना शुरू करता है। ये देखकर अब ग्रिम हैरान हो जाता है कि लॉर्ड उस तलवार के ऊपर बूस्ट पावर की काफी ज्यादा लेयर लगा रहा होता है और जहाँ जहाँ उसे जगह मिल रही होती है वो वहाँ पर अलग अलग फॉर्मूलाज लगा रहा होता है। इतने ज्यादा फॉर्मूला लगाने की वजह से एक तलवार तो टूट ही जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। लॉर्ड अब कहते हैं कि मैंने गलती कर दी, ये स्टील इतने ज्यादा स्पेल को सहन नहीं कर पाई, ये तो करना सही में मुश्किल है। तो ग्रिम उसे कहते हैं कि आप हार मत मानो, आपने बस शुरू ही किया है। इसी तरीके से वो अब लॉर्ड को चेयर कर रहा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारी तलवारें टूट रही होती है, पर कुछ तलवारें सक्सेसफुल भी हो जाती है, जिसे देखकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब काफी दिन बीत जाते हैं। लॉर्ड अब एल्बर्ट को आकर बताता है कि 120 में से 50 वेपन सक्सेसफुल हुए हैं। लॉर्ड अब कहते हैं माफ करना, मैंने 70 वेपन वेस्ट कर दिए। वहीं पर सिल्फा कह रही होती है कि लॉर्ड खाना नहीं बना रहे थे। वहीं लॉर्ड कहता है कि एक्चुअली 80 वेपन सक्सेसफुल हुए थे, पर मैंने उनके ऊपर कुछ एडिशनल स्पेल लगाने का ट्राई किया और 80 से 50 हो गए। वहीं पर अब एल्बर्ट हैरान हो रहा होता है और कहते हैं कि एक फर्स्ट एड एन्चेंटर के सक्सेस रेट 10% के अराउंड होते हैं। लॉर्ड ने इतने सारे एन्चेंटमेंट किए हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है मैंने जितना सोचा था लॉर्ड उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पर वे गार्ड कहता है कि अगर ये सच्ची बात है तो ये काफी कमाल की बात है। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि बेवकूफ मत बनो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लॉर्ड शायद से 70 वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपने आप ही रुक गया। लॉर्ड की बेइज्जती सुनकर सिल्फा उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं वो गार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि ये तलवार शार्प भी है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार को उसकी मियान में डाल रहा होता है और वो मियान ही कट जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि मेरी मियान तो टूट गई। ये सुनकर ग्रिम कहते हैं देखा
तुम्हारी तलवार इतनी शार्प हो गई है कि मियान भी कट गई। जिसके बाद अब एल्बर्ट भी अपनी तलवार को देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लॉयड से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ इन वेपन्स को यूज होते हुए बैटल में। तो एल्बर्ट उसे कहता है ठीक है, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ आओ, फादर ने मुझे मॉन्स्टर हंट का टास्क दिया है, आना चाहोगे? ये सुनकर लॉयड काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल। और अब अगले एपिसोड के थोड़े से स्पॉयलर्स। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो सभी फॉरेस्ट में जाएंगे जहाँ पर तो ताओ भी आ जाएगी और उसकी फाइट सिल्फा से होने वाली है और साथ में हम लोग को एक खतरनाक सा मॉन्स्टर भी दिखाया जाएगा, पर अगले एपिसोड में, जो कि हम लोग को अगले हफ्ते दिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब गैरेज में बैठकर निकल जाते हैं मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए। वहीं पर लॉयड तो सो रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर एक कमाल का व्यू दिखता है, लॉयड अब बाहर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर लॉयड पूछते हैं कि सारे मॉन्स्टर फॉरेस्ट में है क्या, जिस पर सिल्फा बताती है नहीं, मैंने सुना है कि वो लेक के पास है, बस हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना है। सिर्फ आप उसे ये भी कह रही होती है कि तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो, जिस पर लॉयड कहते हैं हाँ, मुझे काफी कम मौका मिलता है कैसल से बाहर निकलने का और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरे एन्चेंट किए हुए वेपन कैसे काम करते हैं। वहीं पर अब एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि तुम लॉयड को अपनी नजरों से दूर नहीं करती हो, जिस पर सिल्फा उसे कहती है कि मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने साथ आने दिया। तो एल्बर्ट कहता है ऑफ कोर्स, तुम लॉयड की टीचर हो और साथ में बॉडीगार्ड जो हो, और मुझे लगा था कि तुम मुझसे काफी ज्यादा मिस करोगी। जिस पर सिल्फा कहती है हाँ, मैं लॉयड को मिस करूंगी क्योंकि आखिर मैं उसकी टीचर जो हूँ। तो अब एल्बर्ट कहते हैं कि क्या सिर्फ इतना ही है, क्या लॉयड के लिए तुम्हारे पास स्पेशल फीलिंग्स नहीं है? ये बात सुनते ही सिल्फा अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, जिसे सुनकर एल्बर्ट डर जाता है और कहते हैं कि माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो सिल्फा कहती नहीं, मॉन्स्टर्स हमला करे। हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन लोग के हाथ में वेपन भी होते हैं। ये देखकर सभी नाइट अब लॉयड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं पर लॉयड कहते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है। तभी ग्रिम उसे कहते हैं कि तुमने इन मॉन्स्टर्स को आते हुए सेंस कर लिया था, है ना? वहीं हमें पता चलता है कि लॉयड तो की ब्रीदिंग यूज कर रहा था। वह बता रहा होता है कि ताओ ने मुझे स्पेक्ट्रल डिटेक्शन सिखाया था, जो कि एक की टेक्निक है। की ब्रीदिंग का यूज करके मैं हर समय अपनी सराउंडिंग को सेंस कर पाता हूँ। ये काफी बेसिक टेक्निक है जो कि उसने मुझे सिखाई थी। ये सुनकर ग्रिम कह रहा होता है कि लॉयड स्पेक्ट्रल डिटेक्शन और बैरियर एक साथ ही यूज कर रहा है। दिन भर दिन लॉयड कितना खतरनाक बनता जा रहा है। इसके बाद हम लोग नाइट्स को देखते हैं जो कि अपनी तलवार से हमला करके एक ही बारी में मॉन्स्टर्स को काट देते हैं। ये देखकर वो नाइट और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी नाइट सब कहने लगते हैं कि हमारी तलवार तो काफी ज्यादा शार्प हो गई है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपनी तलवार से पेपर काट रहे हैं। ये सुनकर लॉयड खुश हो जाता है और कहते हैं कि लगता है मैंने जो एन्चेंटमेंट मैजिक किया था वो सक्सेसफुल हो गया। एल्बर्ट भी अब सभी लोगों से कहते हैं देखा, ये है मेरे भाई की ताकत। वो अब लॉयड को शाबाशी देने लगता है और कहता है कि लगता है लॉयड तुम एक एन्चेंटिंग प्रोडिजी हो। वहीं पर सिल्फा भी कहती हाँ, प्रिंस लॉयड काफी कमाल के हैं। लॉयड देखता है कि सिल्फा ने तो अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। ये देखकर लॉयड उसे लगता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हारी तलवार को एन्चेंट किया ही नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर अब लॉयड के ऊपर हमला कर देता है और अब तभी वहाँ पर ताओ आ जाती है, जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर लात मार के उसे दूर फेंक देती है। ताओ अब नीचे आती है और कहती है कि मैंने एक हॉट बंदे को सेंस किया, मेरा मतलब मैंने एक क्रिएचर की प्रेजेंस को सेंस किया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। उसे देखकर लॉयड काफी ज्यादा हैरान होता है, कहते हैं ताओ। ये सुनकर ताओ उसकी तरफ देखती है, तब लॉयड अपना मुंह छुपाने लगता है। लॉयड अब मन में कहते हैं कि मैं भूल गया था कि मैं इस समय पर रॉबर्ट नहीं हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके से हमारे सामने होगी। तभी ताओ लॉयड के पास आती है और कहती है कि तुम की ब्रीदिंग कर रहे हो, है ना? मैं कसम खाती हूँ कि मैंने रॉबर्ट को सेंस किया है अभी अभी। वह उसके मुंह को भी चेक करने लगती है और कहती है कि जिस तरीके से तुम ये कर रहे हो, तुम बिल्कुल रॉबर्ट की तरह ही लग रहे हो। ये सुनकर अब लॉयड डर से घबरा जाता है। तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी सिल्फा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे भी मार देती है। सिल्फा अब ताओ से कहती है कि मदद करने के लिए शुक्रिया, पर लॉयड को परेशान मत करो। जिस पर ताओ भी उसे गुस्से में कहती है कि मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी अभी अभी जिस मॉन्स्टर को तुमने मारा मैं उसे सेंस करके अपने आप ही मार देती। मेरी की ब्रीदिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना। इसी तरीके से वो दोनों अब गुस्से में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी एल्बर्ट बीच में आता है और वो ताओ से कहता है कि मदद करने के लिए शुक्रिया, हम लोग लेक तक जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करो। तो अब ताओ भी मान जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एल्बर्ट ताओ का शुक्रिया करता है और उसे अपना नाम बताता है। कहता है कि मैं सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस हूँ। ये सुनकर ताओ काफी हैरान होती है कि वो प्रिंस है। वह उसे कहती है माफ करना मेरे रूडनेस के लिए। ताओ अब अपने मन में भी सोच रही होती है कि एल्बर्ट कितना ज्यादा हॉट है, जिसके बाद वो कह रही होती है कि ये कितनी अजीब बात है कि प्रिंस एल्बर्ट और रॉबर्ट एक जैसे दिखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि एल्बर्ट वही हॉट बंदा है जो कि मैंने सेंस किया था। ये सुनकर सभी नाइट हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम हॉट बंदों को सेंस कर सकती हो? तभी एल्बर्ट उसे कहते हैं कि क्या मैं किसी की तरह दिख रहा हूँ जिसे तुम जानती हो? जिस पर वो कहती है कि तुम्हें तो नहीं, पर वो जो बच्चा था वो किसी की तरह दिख रहा था, वो कहाँ गया? ये सुनकर एल्बर्ट कहते हैं कि तुम लॉयड की बात कर रही हो क्या?
वहीं हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि टेंट के पीछे छुपा हुआ था। वो कहने लगता है कि स्पेक्ट्रल डिटेक्शन यूज करना मेरे ऊपर ही बैकफायर हो गया। तो ग्रिम भी उससे कहते हैं हाँ, अगर तुम अभी रुक जाओगे तो ताओ को तुम पर और ज्यादा शक हो जाएगा। तब लॉयड कहते हैं कि मैं तो फंस गया, चलो एक काम करते हैं कि मैं अपने टेंट में छुप जाता हूँ जब तक मॉन्स्टर नहीं आते। जिसके बाद वो जैसे ही टेंट में आते हैं वो देखता है कि सिल्फा तो अपने कपड़े चेंज कर रही थी क्योंकि उसके पुराने कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा खून लग गया था, इसे वो चेंज कर रही है। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम कपड़े मेरे टेंट में क्यों चेंज कर रही हो? जिस पर वो कहती है क्योंकि मैं आज रात इसी टेंट में सोने वाली हूँ आपके साथ, क्योंकि बाहर जितने भी नाइट है वो प्रिंस एल्बर्ट के गार्ड हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं यही सोऊंगी। ये सुनकर लॉयड कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सो जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब लॉयड वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी सिल्फा उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, बाहर ताओ भी है जो कि तुम्हें परेशान कर सकती है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं ताओ को जो कि यहीं पर ही आ जाती है और वो कह रही होती है कि शायद से मैंने यहाँ पर रॉबर्ट को सेंस किया। तभी वो अंदर देखती है और अब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि सिल्फा लॉयड के ऊपर बैठी थी। ये देखकर अब ताओ कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अब सिल्फा गुस्से में आकर उसके ऊपर वेपन फेंक देती है जिससे अब ताओ कैच कर लेती है। तो अब सिल्फा कहती है माफ करना, मुझे लगा कि मैंने एक बेवकूफ को सेंस किया है। सिल्फा बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। ये देखकर सभी नाइट्स तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और अब ताओ और सिल्फा आपस में लड़ रही होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लॉयड तो वहाँ से निकल जाता है। वो अब कहने लगता है कि ये कैसा से भी ज्यादा सफोकेटिंग रहने वाला है। वो अब आगे जाता है, तभी एल्बर्ट उसे कहते हैं कि तुम तो एक लेडी किलर हो। जिस पर लॉयड कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो क्या? जिस पर वो कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब से सिल्फा ने तुम्हारा ध्यान रखना शुरू किया है तब से वो काफी बदल गई है। वहीं पर सिल्फा ताओ से कहती है कि वैसे तुम आखिर यहाँ पर आई क्यों हो? जिस पर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं काम कर रही थी तो मैंने क्रीचर्स को सेंस किया। एल्बर्ट अब लॉयड को बताता है कि सिल्फा तुम्हें ऐसे देखती है जैसे एक लड़की लड़के को देखती है, मतलब प्यार वाले तरीके से। वैसे केयरफुल रहना, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहना काफी ज्यादा खतरनाक रह सकता है। तभी सिल्फा और ताओ देखती हैं कि सभी जो नाइट्स होते हैं वो उन्हें देख रहे हैं। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और अब उन्हीं लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है। ये देखकर एल्बर्ट कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना कि लड़कियों के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जिस पर लॉयड भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद ताओ कह रही होती है कि मुझे हायर किया गया है एक पुरानी श्राइन को फिक्स करने के लिए। वो श्राइन वहाँ पर है, देखो पहाड़ के तुम्हें टॉप पर दिख रही होगी। तब सिल्फा ताओ से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए। तब ताओ भी उसी गुस्से में कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी एल्बर्ट उसके पास आता है और ताओ से कहता है कि अकेले जाना खतरनाक है और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी जिससे कि हम लोग दुश्मनों को सेंस कर सकते हैं वो भी काफी यूजफुल है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम हमारे ग्रुप में सुबह तक रह सकती हो। तभी अचानक ताओ सेंस करती है कि जंगल में एक मॉन्स्टर है और अब अचानक से वो मॉन्स्टर वहाँ पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। सभी नाइट उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहे होते हैं कि ये एक बेयर वुल्फ है, इसे संभल कर रहना। वहीं सिल्फा लॉयड से कहती है कि आप पीछे बैठे रहो, मैं इसे संभाल लूंगी। जिस पर लॉयड भी कहते हैं ठीक है। हम लोग अब देखते हैं कि वो जो वेयर वुल्फ होता है वो नाइट्स के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर लॉयड कहते हैं कि जो वेयर वुल्फ होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं जबकि वो बड़े भी होते हैं, है ना ग्रिम? लॉयड देखता है कि ग्रिम थोड़ा सा खोया खोया लग रहा होता है, जिसे देखकर उससे लॉयड पूछता है कि क्या हुआ। वहीं पर ग्रिम उस टूटी हुई श्राइन को देखकर कह रहा होता है कि कहीं वो, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मॉन्स्टर एक नाइट के ऊपर हमला करने वाला था, पर ताओ की ब्लास्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। ये देखकर वो नाइट अब ताओ का शुक्रिया करता है उसको बचाने के लिए। इसके बाद वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा होकर ताओ के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर ताओ कहती है कि यह मॉन्स्टर तो काफी टफ है। जिसके बाद अब एल्बर्ट सामने आता है और अब वो अपनी एन्चेंटिंग स्वॉर्ड बाहर निकालता है। वो अब उस बेयरवुल्फ से कहता है कि माफ करना, ये मैटर कुछ पर्सनल नहीं है, पर तुम्हारी वजह से यहाँ के जो लोकल विलेजर्स होंगे उन्हें परेशानी होगी। मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर शांति रहे, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद लॉयड उसके ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से जलाकर खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एल्बर्ट की तारीफ करने लगते हैं कि उसने एक ही बारी में मॉन्स्टर को हरा दिया। जिस पर अब एल्बर्ट कहते हैं कि मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ, ऐसा करना इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि लॉयड ने मेरे तलवार के ऊपर एन्चेंटमेंट जो लगा दी थी। और सभी लोग अब लॉयड से कहने लगते हैं कि लॉयड तुम तो काफी कमाल के हो। जिस पर लॉयड भी कहते हैं कि मैंने एल्बर्ट की तलवार के ऊपर एक्स्ट्रा एन्चेंटमेंट लगाई थी, लगता है वो काम कर गई। तभी ग्रिम लॉयड से कहते हैं कि मुझे याद आ गया, पहाड़ के ऊपर जो श्राइन है वहाँ पर एक डीमन शील्ड था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो बेयरवुल्फ था जिसे एल्बर्ट ने हरा दिया था वो अब वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर एल्बर्ट काफी हैरान होता है और कहते हैं कि अभी तक खड़ा कैसे है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बेयरवुल्फ के पीछे और काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये देखकर एल्बर्ट कहते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। तभी उन लोगों को एक आवाज आती है जो कि उनसे कहती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे मिनियंस को चोट पहुंचाने की। वो आवाज एक डीमन की होती है जो कि उस बेयरवुल्फ के मुंह के अंदर था। वो डीमन अब उस बेयरवुल्फ के मुंह से निकलता है और कहते हैं कि मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम पाज़ुज़ू है। तुमने मेरे बेयरवुल्फ के ऊपर हमला करके अच्छा नहीं किया, तुम लोग को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वहीं पर ये देखकर तुताओ काफी हैरान होती है और कहती है कि ये डीमन उस बेयरवुल्फ के मुंह से निकला है, कितनी घिनौनी बात है। जिसके बाद पाज़ुज़ू अपने मॉन्स्टर से कहता है कि इनके ऊपर हमला करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर सब उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं।
तो अब एल्बर्ट एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से हमला करके उसे घायल करता है, पर अब उस मॉन्स्टर की जो चोट होती है वो काफी जल्दी से हील हो जाती है। ये देखकर एल्बर्ट काफी हैरान होता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर एल्बर्ट को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर ताव आ जाती है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके एल्बर्ट को बचा लेती है। ताव अब कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, ये मॉन्स्टर काफी इंस्टेंटली रीजनरेट करते हैं, जिस पर एल्बर्ट भी कहते हैं हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग सभी नाइट्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हैं, पर वो मॉन्स्टर वापिस से हील हो जाते हैं। एल्बर्ट कहते हैं कि एक क्लियरली डिफरेंट है उस बेयरवुल्फ से जिससे हम लोग पहले लड़े थे। मुझे लगता है कि वो जो डीमन जो कि इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है वही इन मॉन्स्टर्स को रीजनरेट कर रहा है। वहीं पर लॉर्ड पीछे छुप जाता है और अब वो ग्रिम से कहता है कि क्या पाज़ुज़ू वही डीमन है जो कि उस श्राइन के अंदर सील था जो कि बाहर निकल गया, और क्योंकि तुम दोनों डीमन हो क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? इस पर ग्रिम कहते नहीं, पर मैं ये बता सकता हूँ कि पाज़ुज़ू अपने माना को ट्रांसमिट कर रहा है मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरीके से जैसे कि माना को स्ट्रिंग की तरह बनाना, जिससे कि तुम किसी को भी पपेट की तरह कंट्रोल कर सकते हो। माना ट्रांसमिट करने से बेयरवुल्फ को लग रहा है कि पाज़ुज़ू उनका लीडर है, इसलिए वो उसकी बात सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, पाज़ुज़ू उन मॉन्स्टर्स को स्ट्रिंग के जरिए माना भी सप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर इतना जल्दी रीजनरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक पाज़ुज़ू नहीं हारेगा तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ये सुनकर लॉर्ड अब उसे कहते हैं कि मुझे माना ट्रांसमिट करना सिखा दो। तो ग्रिम कहते हैं क्या अभी? जिसके बाद हम लोग ताओ को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, जिसे देखकर सिल्फा उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी करो ना। तब ताओ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम भी तो मदद करा सकती हो ना। वहीं पर ग्रिम लॉर्ड से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी टाइम है माना ट्रांसमिशन सीखने का, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो लोग जान लगा रहे हैं लड़ने में। तो अब लॉर्ड ग्रिम को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि उसकी चिंता मत करो, बस तुम मुझे जल्दी से माना ट्रांसमिशन सिखाओ। वहीं पर अब हम लोग पाज़ुज़ू को देखते हैं जो कि अब उन लोग के ऊपर हंसने लगता है और उनसे कहते हैं कि तुम लोग कितने कमजोर हो। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग स्किल्ड हैं और बाकी सभी लोग वर्थलेस हैं। उन लोग को बस उनके वेपन्स उन्हें बचा रहे हैं। और यहाँ पर तो एक बेकार का डायपर वाला बच्चा भी है और उसकी बेबी सीटर भी है। इस छोटे बच्चे को क्या हुआ? क्या इसने अपने डायपर में सुसु कर दिया है? ये सब कुछ सुनने के बाद सिल्फा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसका गुस्सा ताओ दूर से सेंस कर पा रही होती है। वह पर सिल्फा लॉर्ड से कहती है कि थोड़े समय के लिए वेट करना, ठीक है मैं जा रही हूँ। जिस पर लॉर्ड भी कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिल्फा पाज़ुज़ू से लड़ने के लिए आ जाती है। पाज़ुज़ू अब सिल्फा से कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम उस बच्चे को अबेंडन कर रही हो और मुझे सर्व करने के लिए आ रही हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना मिनियन बना लूंगा। ये सुनकर सिल्फा उससे कहती कि तुम मुझे क्या सर्वेंट बनाओगे, तुम खुद छुपे हुए हो, ऊपर से तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है, तुम लॉर्ड के लिए अच्छी हवा खराब कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी। तो पाज़ुज़ू कहते ठीक है, वैसे तुमने जिस बेयरवुल्फ को हराया था वो ऑलरेडी हील हो चुका है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं कितना ताकतवर हूँ? जब तक मेरा माना मेरे मिनियंस के अंदर जाता रहेगा वो तब तक रीजनरेट होती रहेंगे और डीमंस के अंदर माना की कभी कमी होती ही नहीं है, तो तुम लोग मुझसे कभी नहीं जीत सकते हो। ये सुनकर सिल्फा अब अपने मुंह के सामने अपना हाथ अड़ा लेती है, जिसे देखकर पाज़ुज़ू से कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। तो सिल्फा उसे कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो बस अपनी नाक बंद कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे मुंह से काफी गंदी बदबू आ रही है, क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो? यह सुनकर पाज़ुज़ू काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी पाज़ुज़ू देखता है कि सिल्फा तो वहाँ पर होती ही नहीं है, बल्कि वो तो उसके पीछे आ चुकी है और वो उसके चारों पैरों को काट चुकी है। सिल्फा पाज़ुज़ू से कहने लगती है कि तुम्हें उस बेयरवुल्फ से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर तुम अच्छे से मुझसे नहीं लड़ पाओगे। ये सुनकर पाज़ुज़ू गुस्सा हो जाता है और अब वो उस बेयरवुल्फ के पैरों को हील करने लगता है। और अब हम लोग बाकी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि अब कांपने लगते हैं। ये देखकर एल्बर्ट कहते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से ये लोग हिलना बंद क्यों हो गए? तभी ताओ एल्बर्ट को बताती है कि ये लोग अभी धीरे धीरे रीजनरेट कर रहे हैं। ये सुनकर अब एल्बर्ट समझ जाता है और कहते हैं कि वो जो पाज़ुज़ू है इस समय पर पाज़ुज़ू पूरा फोकस अपने माना को अपने बेयरवुल्फ को रीजनरेट करने में लगा रहा है। इसका मतलब उसका फोकस अपने मिनियंस के ऊपर से हट जाता है और इसका मतलब है जब पाज़ुज़ू घायल होगा तो हमारे पास चांस है। एल्बर्ट अब सिल्फा से कहते हैं कि पाज़ुज़ू को जितना हो सके उतना डैमेज दो उतनी देर तक जब तक हम लोग तुम्हें ज्वाइन नहीं करते हैं। ये सुनकर सिल्फा पाज़ुज़ू से कहती है कि तुमने सुन ही लिया होगा ना कि एल्बर्ट ने क्या कहा। तो अब पाज़ुज़ू से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। दूसरी तरफ हम लोग ग्रिम को देखते हैं जो कि लॉर्ड को समझा रहा होता है कि माना ट्रांसमिट किया कह जाता है और बता रहा होता है कि जो पाज़ुज़ू है उसे काफी सूटेड मॉन्स्टर मिले हैं जिसकी वजह से वो उनके ऊपर कंट्रोल को मेंटेन कर पा रहा है। माना ट्रांसमिट करना एक डीमन के लिए भी काफी मुश्किल काम होता है। शुरुआत में अगर चीजें टेस्ट करनी है तो तुम अपने माना के अंदर कलर ऐड कर सकते हो और फिर उसके अंदर खुशबू भी। ये सुनकर लॉर्ड कहता है लो मैंने कर दिया, मैंने इसके अंदर पिंक कलर किया है और इसे एक फ्लावर बनाया है और इसके अंदर खुशबू भी डाली है। ये देखकर ग्रिम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लॉर्ड ने इतना जल्दी उसे परफेक्टली बना दिया। वो लोग उस फ्लावर को सूंघ भी रहे होते हैं। वहीं पर उन लोग के पीछे सिल्फा को दिखाया जाता है जो कि पाज़ुज़ू को घायल कर रही होती है। पाज़ुज़ू भी अब दूर जाकर गिरता है और सोच रहा होता है कि आखिर सिल्फा ये कर कैसे पा रही है। तभी सिल्फा एक नाइट के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड बोरो कर सकती हूँ, जिस पर नाइट कहता है ठीक है। वहीं पर अब पाज़ुज़ू सोच रहा होता है कि आखिर सिल्फा यानी कि ये मेड क्या है, ये तो मेरे लिए कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ रही है, इतना स्किल्ड पर्सन कोई बेबी सीटर कैसे हो सकता है। वहीं पर हम लोग सिल्फा को देखते हैं जो कि उस एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड को देख रही होती है और कहती है कि लॉर्ड ने इसके ऊपर एन्चेंटिंग लगाई है, ये तो काफी कमाल की है।
मुझे लॉयड पर काफी ज्यादा गर्व है। ये देखकर पाजुजू सिल्फा से कहते कि जिस बच्चे को तुम इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही हो, मैं सबसे पहले उसी बच्चे को मारूंगा और उसके ऑर्गन्स को एक एक करके बाहर निकालूंगा। है ना एक अच्छा आइडिया। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्फा के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। वहीं पर पाजुजू की ये सारी बात सुनकर सिल्फा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब पाजुजू पीछे से आकर सिल्फा के ऊपर हमला कर देता है और उसे खा लेता है। पाजुजू अब हंसने लगता है और कहता है कि इसलिए इंसान इतने बेवकूफ होते हैं, वो इजीली बातों में आ जाते हैं। तभी उसे सिल्फा की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद सिल्फा उस बेयर वुल्फ के मुंह के अंदर से ही तलवार चलाने लगती है और उसके मुंह को पूरी तरीके से काट देती है। वो उसके ऊपर हमला करके सीधा ही उसे आसमान में ले आती है। सिल्फा डुअल ब्लेड आर्ट टेक्निक यूज करने लगती है। सिल्फा एक और टेक्निक का यूज करती है और सीधा ही उस बेयर वुल्फ की गर्दन को काट देती है। ये देखकर पाजुजू काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम बस एक मेड हो, तुम ये कैसे कर रही हो। तब सिल्फा भी काफी तेजी से उसकी तरफ घूम कर आती है और उसके सीधा मुंह के अंदर अपनी तलवार डाल देती है और अब उसके ऊपर हमला करके पाजुजू को उस बेयर वुल्फ के अंदर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद सिल्फा उसके ऊपर डबल टाइगर नाम की डुअल ब्लेड आर्ट यूज करती है और अब पाजुजू काफी जोर से जमीन पर आकर गिरता है। वो अब उस बेयर वुल्फ के अंदर से भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सिल्फा कहती है कि लगता है मैंने तुम्हें फाइनली एक्सपोज कर दिया। सिल्फा की ये ताकत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर लॉयड भी कह रहा होता है, ओ तो सिल्फा जब सीरियस होती है तो वो ऐसे लड़ती है, मैं इस बात को याद रखूंगा। जिसके बाद सिल्फा पाजुजू के पास जा रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम जैसा घिनौना डीमन लॉयड को टच भी नहीं कर सकता है, तुम बस मेरी मास्टर की ब्लेड को टच कर सकते हो, तुम्हारी यही औकात है। इसके बाद अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि पाजुजू और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और शायद से उससे लॉयड लड़ने वाला है। अगला एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है, तो अभी ही चैनल को